देखिए ये हमारा चैप्टर नंबर है 16वां, जो कि मैं आपको लगातार पढ़ाता ही जा रहा हूँ। इसके अंदर प्रश्नावली है 16.3। मैंने आपको शुरू में ही कह दिया था कि हर एक एक प्रश्नावली का एक एक फॉर्मूला है, आपको वो फॉर्मूला याद रखना है, उसको यूज करना है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। कैसे? देखो, अब इस प्रश्नावली के अंदर हम कौन सी प्रमेय यूज करेंगे? बेज प्रमेय। अब बेज प्रमेय का फॉर्मूला थोड़ा सा है तो बड़ा ही है, पर इजी है बिल्कुल। देखो आप, P(E1/A) इज इक्वल टू P(E1 P(A)/E1 एज इट इज नीचे लिखना है P(E1 A)/E1 प्लस P(2 A)/E2 ऐसे करके लिखना है। बड़ा कुछ नहीं है, ये का ये नीचे आ गया और 1 की जगह आपको क्या लिखना है? 2 करना है। ठीक, मैं आपको पहले तो 2 उदाहरण बताऊंगा, उसके बाद 16.3 के मैं काफी क्वेश्चन करूंगा। क्यों? क्योंकि ये ज्यादातर बच्चों को ये प्रश्नावली जो 16.3 है थोड़ी डिफिकल्ट भी लगती है, और वास्तविकता ये बड़ी इजी है। आपको कुछ नहीं करना है, क्वेश्चन के अंदर से, मेरी बात ध्यान से सुनना, क्वेश्चन के अंदर से 3 पॉइंट ढूंढने हैं। कौन कौन से? एक E1, एक E2 और एक A, बस, और तुरंत के तुरंत क्वेश्चन हो जाएगा। अब ढूंढने का तरीका क्या है? ढूंढने का तरीका ये रहेगा, E1 वो होगा जिसकी आपको प्रायिकता ज्ञात करनी है। अब बताओ आपको प्रायिकता किसकी ज्ञात करनी है? चलो मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं। एक व्यक्ति के बारे में यह ज्ञात है, एक आदमी है, उसके बारे में ज्ञात है कि वह 4 में से 3 बार सत्य बोलता है, मतलब एक बार वो झूठ बोलता है। एक पांसे को उछाला जाता है, मतलब लूडो वाला होता है ना, वो एक पांसे को उछाला जाता है और बतलाता है कि आने वाली संख्या 6 है। वो आदमी कहता है कि भाई आने वाली संख्या 6 है, तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि पांसे पर आने वाली संख्या वास्तव में 6 है। क्या क्या पता उसे झूठ बोल दिया हो, तो ये कहता है कि उसकी प्रायिकता बताइए कि आने वाली संख्या वास्तव में 6 है। अब आपको करना क्या है? E1, E2 और A, ये इसमें से ही ढूंढना है। देखो कैसे ढूंढते हैं। E1 का कैसे पता करेंगे? सबसे पहले आपको लिखना है E1 बराबर, फिर लिखना है E2 बराबर, फिर लिखना है A बराबर। अब देखो मैं कैसे ढूंढता हूं इसमें से। जिसकी आपको प्रायिकता ज्ञात करनी है वो E1 है। अब प्रायिकता किसकी ज्ञात करनी है? देखो, प्रायिकता ज्ञात करो कि पांसे पर आने वाली संख्या वास्तव में 6 है। तो आप यहां पर लिखेंगे E1 बराबर पांसे पर आने वाली संख्या वास्तव में 6 है। E1 तो ये होता है, और E2 होता है इसका उल्टा। उल्टा मतलब आने वाली संख्या वास्तव में 6 है, तो उल्टा बोलो, उल्टा हो जाएगा, वास्तव में 6 नहीं है। तो हम यहां क्या लिख देंगे कि आने वाली संख्या 6 नहीं है। अब रही बात A की। A क्या होता है? जहां से लिखा है कि प्रायिकता ज्ञात करो, उसे जो पहले लिखा हुआ है वो A होता है। अब इससे पहले क्या लिखा है? पांसे को उछाला जाता है और बतलाता है कि आने वाली संख्या 6 है। तो यहां पर लिख देंगे व्यक्ति द्वारा पांसे पर बतलाना, व्यक्ति द्वारा पांसे पर बतलाना आने वाली संख्या 6 है। आप इसमें कंफ्यूज ना हो कि सर 6 आने वाली संख्या 6 आपने यहां भी लिख दिया, यहां भी लिख दिया। देखो, जिसकी प्रायिकता ज्ञात करनी है वो तो E1 है, जस्ट उससे पहले जो लिखा है वो E2 है, सॉरी A है, और जस्ट उस E1 के जो उल्टा लिखा जाता है वो होता है E2। अब देखो, आप ये कंडीशन लिख दी। अब बड़ा इजी है, आराम से कर सकते हैं। आप सब जानते हैं जब आप पांसा उछालते हैं तो कौन कौन सी कंडीशन आती है। मैं यहां पर लिख भी दूं चूंकि करके कि S बराबर हो जाएगा यहां पर 1 2 3 4 5 और 6। ये आप शॉर्ट में लिख सकते हैं। ये क्या है? पांसे पर आने वाले अंक या मतलब आने वाली संख्या, ये हो जाएंगे। अब एक बात बताओ, अब आपको कुछ नहीं करना है, एक तो ज्ञात करना है P1, एक ज्ञात करना है A/E1, अब एक ज्ञात करना है P2 और एक ज्ञात करना है A/E2। 4 प्रायिकताएं ज्ञात करनी है, इसमें रखनी, आंसर आ जाएगा। और बड़ा इजी है। देखो आप, P1, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं जो अपनी वीडियो में सवाल करता हूं ना, वे सारे सारे इंपॉर्टेंट है, ये आप ध्यान रखेंगे। लाइक सब्सक्राइब भी करते रहें, ठीक, और पढ़ाई करें आप ध्यान से। और मेरी बातों को मान ले, आपको एक बार में समझ में नहीं आती है तो वापस रिपीट कर करके सुनो। रियल में बताऊंगा आपको, A to Z समझ में आएगी, और जैसे जैसे आपको धीरे धीरे मेरी आदत पड़ जाएगी तो निश्चित रूप से आपको मेरी बहुत अच्छी लगेंगी वीडियो। आप पूरे मन से सुनो मेरी बात, मैं कह क्या रहा हूँ। एक ही फॉर्मूला यूज करना है पूरी प्रश्नावली के अंदर, बड़े इजी है। E1, E2 और A का पता करना है, और प्रायिकताएं भी देखो आसान। P1
पांसे पर आने वाली संख्या वास्तव में 6 है। अब एक बात बताओ, पांसे पर जब 6 का अंक आएगा तो उसकी प्रायिकता क्या होगी? पी का मतलब प्रायिकता, तो प्रायिकता हो जाएगी 1/6। भाई 6 अंक आना। P2 की बात करें तो आने वाली संख्या 6 नहीं है, 6 नहीं है इसका मतलब ये इनमें से कोई सी एक हो सकती है, तो ये कितनी हुई? 5। तो 5/6 भी लिख सकते हैं या 1 माइनस भी कर सकते हैं, तो 5/6 आ जाएगा यहां पर। अब उसके बाद नंबर आता है, देखो PA/E1, आप सूत्र में देखते रहो A/E1। अब A/E1 देखो इसमें क्या होता है, ये घटना घटित हो चुकी है, ये घटना घटित हो चुकी है। कौन सी? E1, मतलब आने वाली संख्या वास्तव में 6 है, और यही बात उस आदमी ने भी कही है, तो इसका मतलब वो आदमी क्या है? सत्य बोल रहा है। देखो E1 का मतलब आने वाली संख्या वास्तव में 6 है, A का मतलब व्यक्ति द्वारा पांसे पर बतलाना आने वाली संख्या 6 है, तो आदमी वही बात कह रहा है जो संख्या आई है, इसका मतलब आदमी क्या है? सत्य बोल रहा है। जब आदमी सत्य बोलता है तो यहाँ क्या लिखा है? वह 4 में से 3 बार सत्य बोलता है, तो प्रायिकता क्या हो जाएगी? 3/4, 4 में से 3 बार। और रही बात इसकी PA/E2, आप इसको देख, लैंग्वेज को ध्यान से देखो, इसे आप, ये काम हो चुका है, इसकी प्रायिकता बतानी है। अब ये क्या हो चुका है? ये E2 का मतलब, E2 का मतलब है आने वाली संख्या 6 नहीं है। A का मतलब है व्यक्ति द्वारा बतलाया जाता है कि संख्या 6 है। E2 का मतलब संख्या 6 नहीं आई। A का मतलब आदमी कहता है कि संख्या 6 है, इसका मतलब वो झूठ बोल रहा है, और झूठ बोलने की प्रायिकता 1 माइनस सच बोलने की प्रायिकता, तो 1 - 3/4, इसमें से घटा दो आप, तो कितना आंसर आ जाएगा? 1/4। तो कुल मिलाकर के आपको ये चारों की चारों प्रायिकता देखो मिल गई। अब आपको सीधा बेज प्रमेय में रखना है। मैंने बेज प्रमेय का फॉर्मूला ऊपर लिख दिया है, इसी को आप यहाँ बीच में लिखेंगे। अब मैं डायरेक्ट मान रखूंगा, हम यहाँ लिखेंगे P(E1/A) इज इक्वल टू, देखो लिखा E1/A इक्वल टू, यहाँ क्या लिखा है? P(E1). अब P(E1) का मान कितना है? 1/6। मैंने यहाँ लिख दिया 1/6 इंटू PA/E1, कितना मान है? 3/4, लिख दिया मैंने 3/4 बटे 1/6 गुना 3/4 प्लस, अब देखो आगे क्या लिखा है? P2 का मान कितना है? 5/6 इनटू में करके आएगा PA/E2 1/4। बस इसको थोड़ा सा सरल करना है। सरल कैसे करेंगे? 3 दूनी 6, ये एक काम करेंगे, इसे काटो ही मत इसको, 3 एकम 3 और बटे में आ जाएगा 6 चौक 24, ये 24 हो गया, ऊपर हो गया 3। अच्छा अब नीचे देखो आप, 3/24 प्लस 5/24। अब आप ऐसा करेंगे, इसको थोड़ा सरल करेंगे, ऊपर आ जाएगा 3/24 बटे 5 और 3 8, 8/24, 24 से 24 कट जाएगा, आंसर कितना हो जाएगा? 3/8। तो ऐसे करके आपको मान ज्ञात करना है, ठीक। आप इसे देखेंगे। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करता हूं, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए जाएंगे, आप टेंशन ही ना ले। ये आपका अगला उदाहरण है, लास्ट वाला उदाहरण ही बोल सकते हैं, 21वां उदाहरण है ये। अब इसके अंदर क्या है कि माना कि एक HIV परीक्षण की विश्वसनीयता निम्न प्रकार से है। सवाल इतना बड़ा है कि मैंने थोड़ा शॉर्टकट ही किया बीच बीच में। HIV को मैंने ऐसे HIV इंग्लिश में लिख दिया है, तो आप इसे थोड़ा समझ जाएंगे। किताब भी आप पास रख सकते हैं। ये 21वां उदाहरण है जो कि बच्चों को ज्यादातर डिफिकल्ट लगता है। इजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप पहले मैं पूरा सवाल पढ़ देता हूं, उसके बाद कुछ नहीं करना है, केवल 3 प्रायिकताएं ढूंढनी है, E1, E2 और A, बस, बाकी कुछ भी नहीं है। और E1 कहां से मिलेगी? जिसकी हमें प्रायिकता ज्ञात करनी है वो E1 है, उसका उल्टा बोलेंगे तो E2 है। और A क्या है? जिसकी प्रायिकता ज्ञात करनी, जस्ट उसे ऊपर लिखा हुआ है। अब देखो, माना कि एक HIV परीक्षण की विश्वसनीयता निम्न प्रकार से है। HIV पॉजिटिव व्यक्तियों के परीक्षण 90% पता लगाने में 10% पता न लगाने में सक्षम है। कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि जैसे HIV पॉजिटिव व्यक्तियों का परीक्षण किया जाता है, तो जो मशीन पता लगाती है ना, वो 90% तो सही पता लगाती है, और 90% तो पता लगाती है, और 10% पता लगाने में न लगाने में सक्षम है। अब देखो, HIV से स्वतंत्र व्यक्तियों के लिए परीक्षण 99% सही है। अब जो मशीन है वो 99% तो बिल्कुल सही बताएगी, पर 1% उसको गलत बता देगी। गलत का मतलब है जैसे आदमी HIV पॉजिटिव तो नहीं है तो उसको नेगेटिव, मतलब HIV पॉजिटिव है तो उसको नेगेटिव बता देगा, नेगेटिव को पॉजिटिव बता देगी, उल्टा सिस्टम कर देगी। वो कितने % आदमियों के लिए? 1% के लिए। HIV से स्वतंत्र व्यक्तियों के लिए परीक्षण 99% सही पता लगाता है, अर्थात HIV नेगेटिव बतलाता है, जबकि 1% व्यक्तियों के लिए HIV पॉजिटिव बतलाता है। और एक बड़ी जनसंख्या जिसमें से 0.1% व्यक्ति, मतलब
बड़ी जनसंख्या के अंदर 0.1% आदमी ऐसे हैं जो HIV पॉजिटिव हैं, ग्रसित हैं। एक व्यक्ति को चुना जाता है, उसका परीक्षण किया जाता है और रोग विज्ञानी उसे HIV पॉजिटिव बतलाते हैं, तो क्या प्रायिकता है कि वह व्यक्ति वास्तव में HIV पॉजिटिव है। तो आपको इस पर आधारित क्वेश्चन करना है, कुछ नहीं है। सवाल आप 2-3 बार पढ़ लेना, किताब में पढ़ लेना, आप सीधा आंसर सुनो उसका। देखो ये पेज पर भी होगी, सूत्र रटना ही है अपने को। सबसे पहले अपन क्या लिखेंगे, E1 बराबर, फिर क्या लिखेंगे E2 बराबर, फिर क्या लिखेंगे A बराबर। आप मेरे लगातार 8-10 क्वेश्चन बेज पर में सुन लो, आपको ऑटोमेटिकली आदत पड़ जाएगी। फटाफट लिखो फिर आप भी, E1 बराबर, E2 बराबर, A बराबर। E1 क्या है, सीधा सीधा किसकी प्रायिकता बतानी है कि व्यक्ति वास्तव में HIV पॉजिटिव है। तो अपने को क्या लिखना है, व्यक्ति वास्तव में HIV पॉजिटिव है। चलो भैया आगे E2, इसका उल्टा लिखना है, व्यक्ति HIV पॉजिटिव नहीं है, HIV पॉजिटिव POSITIV पॉजिटिव नहीं है। A उसके ऊपर होता है, A उसके ऊपर क्या लिखा है, क्या प्रायिकता है कि ऊपर क्या लिखा है, परीक्षण किया जाता है, रोग वैज्ञानिक उसको HIV पॉजिटिव बतलाते हैं। तो परीक्षण करने पर व्यक्ति, परीक्षण करने पर व्यक्ति HIV पॉजिटिव है। कहने का मतलब ये, परीक्षण करते हैं HIV पॉजिटिव है वो तो A है, और व्यक्ति वास्तव में पॉजिटिव है वो E1 है, और व्यक्ति HIV पॉजिटिव नहीं है वो E2 है। बस आपको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले P1 का मान ज्ञात करना है। अब P1, चलो पहले इसी को बता दूं मैं, E1 मतलब व्यक्ति HIV पॉजिटिव है, उसकी प्रायिकता। अब देखो यहाँ पर लिखी हुई, पूरी जनसंख्या के अंदर कितने आदमी HIV पॉजिटिव है, 0.1% है। यहां से ये पॉइंट लिया जाएगा, क्योंकि लिखा है एक बड़ी जनसंख्या जिसमें 0.1% व्यक्ति HIV ग्रसित है, तो आप यहाँ लिखोगे 0.1%। प्रतिशत आपको हटाना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 100 से भाग करना पड़ेगा, या तो इसको ऐसे ही रहने दो, या फिर से 1/1000 लिख दो, या फिर 0.001 भी लिख सकते हैं आप, 0.001। चलो छोड़ दो। अब आगे आप लिखते हो PE2। E2 का मतलब क्या है कि HIV पॉजिटिव नहीं है, तो 1 माइनस कर दो इसको, 1/1000। तो जैसे करोगे तो आ जाएगा 999/1000, ऐसे कर दोगे, ठीक है। फिर आएगा PA/E1, PA/E1। अब देखो आप इसको थोड़ा समझो, E1 का मतलब क्या होता है, E1 का मतलब व्यक्ति HIV पॉजिटिव है, A का मतलब क्या है, परीक्षण करने पर HIV पॉजिटिव है। तो कहने का मतलब मशीन भी वही बात बता रही है, जो आदमी है, आदमी पॉजिटिव है, मशीन भी कह रही है हाँ भाई पॉजिटिव है। तो इस परीक्षण देखो क्या क्या लिखा है, HIV पॉजिटिव व्यक्तियों के लिए परीक्षण 90% पता लगाने में सक्षम है। तो यहाँ आ जाएगा 90%, वही बात आ जाएगी, फिर प्रतिशत हटाना है तो 90/100 ऐसे लिख दोगे आप। फिर उसके बाद क्या लिखना है आपको, यहाँ पर लिखेंगे PA/E2। भाई आपको तो 4 प्रायिकताएं ढूंढनी है ना, A/E2। अब इसको समझो जरा, E2 क्या है, पॉजिटिव नहीं है, आदमी पॉजिटिव नहीं है। A क्या है, परीक्षण कहता है कि पॉजिटिव है, मतलब मशीन तो कह रही आदमी तो सही है, पर मशीन कह रही कि नहीं वो तो पॉजिटिव है, उल्टा बोल रही है। अब मशीन उल्टा कब बोलती है, यहाँ देखो आप, 99% सही पता लगाती है, HIV नेगेटिव बतलाती है, जबकि 1% प्रशिक्षित व्यक्तियों के लिए HIV पॉजिटिव बतलाती है, जो आदमी सही है उसको भी गलत बतला देती है। तो यहाँ पर सिस्टम यही हो रहा है क्या, कि वो जो व्यक्ति है वो पॉजिटिव नहीं है, मशीन कह रही पॉजिटिव है। ऐसी गड़बड़ मशीन कितने % करती है, 1%। तो अपन यहाँ लिखेंगे 1%, मतलब 1/100। तो आपको कुल मिलाकर के चारों के चारों मान मिल गए, उनको यहाँ रखना है और सरल करना है। कैसे, PE1/A इज इक्वल टू, अब आप सीधा सीधा देख लो, PE1 का मान कितना है, 1/1000 इंटू A/E1 कितना, 90/100 बटे 1/1000 इंटू 90/100 और प्लस करके PE2 हो जाएगा 999/1000 इंटू 1/100 इक्वल का निशान। आप ध्यान से देख लो और कुछ नहीं करना है। देखो ऊपर 1000 तो कुछ नहीं आएगा, 90/, अब देखो 1000 की और 100 की गुणा करोगे तो 0 कितनी आ जाएंगी, 3 तो ये होगी, 2 ये हो गई, और नीचे ये हो जाएगा 90 प्लस 999 और बटे में आ जाएगा 1 2 3 और ये 4 5, इससे कट जाएगा, ये हो जाएगा 90/, इनको आप जोड़ लो,
ये हो जाएंगे 9 का 9 आ जाएगा यहाँ, 9 9 18 का 8 का हासिल का 1, ये 10 10 उन 90, तो 90/10 89 आ जाएगा। और यदि आप इसको कट भी कर देते हो, आप इसको आपस में भाग भी दे देते हो, तो भाग देने पर 0 पॉइंट ये आ जाएगा 0.083, लगभग ऐसे में आ जाएगा, लगभग भी लिख देना लगभग। और यदि आप यहीं भी छोड़ देते हो 90/1089 करके, तो भी क्वेश्चन आपका सही है और बिल्कुल आसान है, आराम से कर सकते हैं। ठीक है, ओके, मैं अगला क्वेश्चन करता हूं। ये प्रश्नावली 16.3 का दूसरा क्वेश्चन है। अब मैं आपको इस प्रश्नावली में से काफी क्वेश्चन करके बताऊंगा, इजी है। सवाल क्या है देखिए जरा, सवाल बड़े लंबे चौड़े हैं इसमें, बाकी प्रॉब्लम कुछ नहीं है। देखो क्या लिखा है, एक डॉक्टर को एक रोगी को देखने आना है। पहले के अनुभव से ज्ञात है कि उसके ट्रेन, बस, स्कूटर या अन्य वाहन से आने की प्रायिकताएं 3/10, 1/5, 1/10, 2/5 है। यदि वह ट्रेन, बस, स्कूटर से आता है तो उसके देर से आने की प्रायिकताएं, ये गौर करने वाली बात है। यदि वह ट्रेन से आता है, बस से आता है और स्कूटर से आता है, इन 3 वाहन से आएगा तो वो देर से आएगा। और देर से आने की प्रायिकताएं 1/4, 1/3, 1/12 हैं। परंतु यदि वह अन्य वाहन से आता है, इनके अलावा कोई और दूसरा वाहन, बाई चांस हेलीकॉप्टर से आता हो तो ठीक है, तो उसे देर नहीं होती है। सही बात है, हेलीकॉप्टर से देर नहीं होगी। तो यदि वह देर से आया है तो उसके ट्रेन से आने की क्या प्रायिकता है। आपको ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं कि सवाल में है क्या, आप ये ध्यान रखेंगे घटनाएं जरूरी नहीं कि 2 ही हो, सवाल पर डिपेंड करता है, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है। यदि इस फॉर्मूले को आपको और बढ़ाना है तो यही फॉर्मूले में आगे की साइड में मैं यहाँ लिख देता हूं, यहाँ पर आ जाएगा P, ऊपर तो कुछ नहीं आएगा, ऊपर तो सेम टू सेम ही रहेगा, इसी को मैं आगे लिख रहा हूं, नीचे ही आएगा PE3 PA/E3 प्लस PE4 PA/E4। तो ऐसे करके अपने इसको फॉर्मूले को बढ़ा सकते हैं। ऊपर तो केवल E1 और A/E1 ही रहेगा, नीचे E1 E2 E3 E4, जितना बड़ा क्वेश्चन है उसमें जितनी प्रायिकताएं हैं उतनी आपको ये बढ़ा देना है। क्योंकि देखो इसमें क्या है, 3/10, 1/5, 1/10, 2/5, 4 प्रायिकताएं हैं, तो E1 E2 E3 E4 तक अपन जाएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो आपको कुछ नहीं लिखना है, वही नीचे से देखो, आप प्रायिकता किसकी बतानी है, उसके ट्रेन से आने की प्रायिकता ज्ञात करो। तो हम क्या लिखेंगे कि माना E1 इज इक्वल टू, अब उसके किसके, डॉक्टर के, डॉक्टर द्वारा, डॉक्टर ट्रेन से आता है, ट्रेन से आना, डॉक्टर का ट्रेन से आना। E2 बराबर आप तो समझ ही गए होंगे भाई, ट्रेन से आना, तो ट्रेन के बाद क्या है जरा देखो ध्यान से, ट्रेन के बाद है बस, तो डॉक्टर का बस से आना, बस से आना। E3 बराबर डॉक्टर का स्कूटर से आना, किससे आना, स्कूटर से आना। उसके बाद E4 डॉक्टर का अन्य वाहन से आना, अन्य वाहन। ठीक है, ऐसे करके अपन ये सारे E1 E2 E3 E4 लिख सकते हैं। अब बचा क्या है, A बराबर, A कहाँ मिलता है, जिसकी आपको प्रायिकता बतानी जस्ट उससे ऊपर, वह देर से आया है, डॉक्टर का देर से आना, डॉक्टर का देर से आना, देर से आना। अब आपको कुछ नहीं करना है, PE1 PE2 PE3 PE4 ऐसे करके आपको ये सारी प्रायिकताएं आपके पास हैं, देखो ये लिखी हुई है। ट्रेन से आने की प्रायिकता, बस से आने की प्रायिकता, स्कूटर से आने की प्रायिकता, अन्य वाहन से आने की प्रायिकता, तो सीधी सीधी यहाँ लिखी हुई है, अपन सीधा लिख देंगे 3/10, 1/5 और 1/10 और 2/5, ऐसे करके लिख दिया। अब रही बात PA/E1 की, PA/E2 की, PA/E3 की, आप इनकी बात करें तो आप सीधा सीधा यहां पर लिखा हुआ है 1/4, 1/3 और 1/12। अब देखो जरा एक बात पर आप ध्यान देंगे, PA/E4 इक्वल टू आएगा 0, जबकि यहां पर वो प्रायिकता दी हुई नहीं है। अब आप कहोगे 0 कैसे हो जाएगा, आप इसका मतलब समझिए। E1 का मतलब है कि डॉक्टर ट्रेन से आया है, A का मतलब देर से आया है, बात सही है, क्योंकि जब वो ट्रेन, बस, स्कूटर से आता है तो उसको क्या है, देर हो जाती है। अब देखो ऐसी कंडीशन इसमें है, ऐसी कंडीशन इसमें, परंतु इसमें उल्टी कंडीशन बन जाती है। E4 का मतलब क्या है, वह अन्य वाहन से आया है। ये देखो E4 का मतलब अन्य वाहन से आया है, A का मतलब देर से आया है, जबकि ऐसा नहीं है। देखो आप, अन्य वाहन से आता है तो उसे देर नहीं होती है।
E4 का मतलब अन्यवान से आया, ए का मतलब देर से आया, तो ये तो संभव ही नहीं है, असंभव घटना हो गई। तो असंभव घटना की प्रायिकता क्या होती है? 0। आप ध्यान रखेंगे जो घटना घटित नहीं हो सकती उसकी प्रायिकता 0 होती है। P5 की प्रायिकता 0 होती है। एक चीज और मैं साथ के साथ आपको बता दूं, कभी फाई आ जाए, फाई का मतलब कुछ नहीं, तो उसकी प्रायिकता भी 0 होती है। वैसे इसका इस सवाल से कोई लेना देना नहीं है। अच्छा, तो आपको देखो सारे मान पता चल गया। अब आपको सारे के सारे मान क्या करने हैं? इस फॉर्मूले के अंदर रखने, आंसर आ जाएगा। बिल्कुल इजी, आराम से कर सकते हैं। मैं यहाँ से थोड़ा सा इसको मिटा देता हूँ ताकि कोई प्रॉब्लम नहीं आए। इतना हटा देता हूँ बस, फिर देखो आप आराम से इसमें हम इसे कर देंगे। देखिए आप सीधा सीधा लिखेंगे P(E1 अपॉन ए इज इक्वल टू P1 PA अपॉन E1। E1 क्या है? 3/10। ए अपॉन E1 क्या है? 1/4 बटे 3/10 गुणा 1/4 प्लस 1/5, ये रहा, इंटू 1/3 प्लस 1/10 इंटू 1/12 प्लस 2/5 इंटू 0। अब ये वाला तो 0 हो जाएगा, आपको कुछ नहीं करना है। ये कितना हो जाएगा? 3/40 बटे, ये हो जाएगा 3/40 प्लस 1/15 प्लस 1/120। अब आप इतना तो समझते ही हैं कि 3/40 बटे 120 लघुत्तम आ जाएगा। ऊपर कितना आ जाएगा भाई? 4 × 12, 3 × 9, और ये हो जाएगा 15 × 120, और ये हो जाएगा 1। तो कुल मिलाकर के ये हो जाएगा, देखो यहाँ ये काट देता हूं मैं, या चलो कोई बात नहीं, ये हो जाएगा 3/40 इंटू 120 ऊपर चला जाएगा, तो 120 ऊपर ले लेंगे और बटे में कितना आ जाएगा? 18। तब देखो आप 3 से 18 काट दिया 6 बार, 40 से 120 को काट दिया 3 बार, 3 से 6 को काट दिया, तो कुल मिलाकर के आंसर कितना आया? 1/2। इसको पूरे को कट करने के बाद ANS। बहुत आसान सवाल है, आप पूरे सवाल को मत सोचो कि यार इतना बड़ा है, आप सीधा लास्ट वाली लाइन पढ़ो, वो E1 है, उसी के अकॉर्डिंग E2 E3 E4 जितनी भी घटनाएं हैं वो सब उसके अकॉर्डिंग मान लो, और ये क्या मानना है? A। और बस सारी प्रायिकताएं आपको इसमें ढूंढनी है फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करता हूं, देखते रहें आप। क्वेश्चन नंबर आपका 4th है। एक थैले में 4 लाल 4 काली गेंदें हैं। एक अन्य थैले में, दूसरा थैला है, उसमें 2 लाल 6 काली गेंदें हैं। दोनों थैले में से एक थैले का यादृच्छिक चुनाव किया जाता है तो एक गेंद निकाली जाती है जो कि लाल है। इस बात की क्या प्रायिकता है कि गेंद पहले थैले से निकाली गई है? बिल्कुल आसान है, बेज पर लागू होगी। आपको ध्यान, ये 2 थैले हैं। अच्छा, वही बात आएगी फिर E1 E2 और A। 4 घटनाएं, तो कोई कोई क्वेश्चन इसमें 4 घटनाएं, 3 भी हैं 2 भी हैं, 2 से तो नीचे नहीं रहेंगी। अब देखो आपको सीधा सीधा लिखना है कि माना E1 बराबर E2 बराबर A बराबर। अब E1 क्या है? जिसकी प्रायिकता बतानी है। प्रायिकता किसकी बतानी है? इस बात की क्या प्रायिकता है कि गेंद पहले थैले से निकाली गई है, मतलब आपने पहले थैले का चुनाव कर लिया है। E1 बराबर पहला थैला चुनना, E2 बराबर इसके अकॉर्डिंग बोलेंगे अपन क्या? दूसरा थैला चुनना। A बराबर क्या हो जाएगा? A आपका हो जाएगा, जैसे कह रहे ना E1 E2, अब A क्या हो जाएगा? A हो जाएगा जो इससे जस्ट ऊपर लिखा हुआ है, एक गेंद निकाली जाती है जो कि लाल है, तो लाल गेंद का निकालना, लाल गेंद का निकालना। अच्छा, अब वही बात आएगी, सबसे पहले P1 P2 PA अपॉन E1 PA अपॉन E2। इजी क्वेश्चन है, बहुत आसान है, आराम से कर सकते हैं। P1 का मतलब देखो आपको मैं बताऊं, 2 थैले दिए हुए हैं, एक का चुनाव करना है, या तो आप इसको उठाएंगे या आप इसको उठाएंगे, तो 2 थैलों में से एक थैले का चुनाव करने की प्रायिकता होगी 1/2, क्योंकि आप 2 थैले में से एक थैला उठा रहे हैं, तो P1 का मान हो जाएगा 1/2 और P2 का मान हो जाएगा 1/2। अब देखो इसे जरा ध्यान से पढ़ो। E1 का मतलब आपने पहले थैले का चुनाव कर लिया, A का मतलब उसमें से लाल गेंद निकाल ली। अब आप एक बात बताओ, पहले थैले में कितनी गेंदें हैं? ठीक है, एक काम कर लेते हैं अपन यहाँ पर, यहाँ छोटा सा एक काम और कर लेंगे, इधर लाइन खींच करके, ये हो गया आपका फर्स्ट थैला और ये हो गया आपका सेकंड थैला। ठीक है, इसमें 4 तो किसकी है? रेड कलर की गेंदें, और 4 क्या है? ब्लैक कलर की है। इसमें 2 रेड कलर की है और 6 क्या है? ब्लैक कलर की है। इसकी टोटल गेंद कितनी हो जाएंगी? टोटल हो जाएंगी 8 बॉल्स,
और इसमें टोटल कितनी हो जाएंगी, इसमें हो जाएगी टोटल 8 बॉल्स, ठीक है, 8 गेंदें हो जाएंगी। अब इसमें से क्या है कि उसने देखो लाल गेंद निकाल ली और पहले थैले से निकाली है। लाल गेंद कितनी है 4, तो प्रायिकता कितनी होगी 4/8 मतलब 1/2। अब आप इस पर आ जाओ, E2 का मतलब दूसरे थैले का चुनाव, ए का मतलब लाल गेंद का निकालना, तो दूसरे थैले में से लाल गेंद निकलेगी तो अपन क्या लिखेंगे 2/8। भाई 2 लाल है, टोटल 8 है, तो 2/8 प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, तो कितना आ जाएगा 1/4। अब ये सारे मान आपको इसमें फीड कर देने हैं। ऊपर क्या लिखा है P1 का मान क्या 1/2 और A/E1 का मान भी 1/2 ही है, ठीक है। एक मिनट अब मैं जरा देख लूं, और P2 का मान भी 1/2 है, PA/E2 का मान 1/4 है। अब इसको थोड़ा सा सरल करेंगे तो ऊपर 1/4 आ जाएगा, नीचे 1/4 प्लस 1/8। अब लघुत्तम आपको सबको ध्यान नहीं हो जाएगा, 1/4/8 लघुत्तम आ जाएगा, तो ऊपर कितना आ जाएगा 2 + 1 मतलब कुल मिलाकर के 3। तो देखो ये 4 दूनी 8, 2 ऊपर जाएगा तो आंसर हो जाएगा 2/3, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन करके बताता हूं, ये तो इजी था, ये थैले वाले बड़े इजी हैं, बाकी भी आप सारे सवाल इजी हैं, आप ध्यान से करो बस। अब जरा नेक्स्ट क्वेश्चन सुनो। अब देखिए ये हमारा 16.3 का 5वां क्वेश्चन है। इसमें क्या लिखा हुआ है, 3 सिक्के दिए गए हैं, आपके पास 3 सिक्के हैं, अलग अलग टाइप के हैं, एक जैसे सिक्के नहीं है। एक सिक्के के दोनों ओर चित है, इधर भी चित है इधर भी चित है। दूसरा सिक्का भिन्नत है, भिन्नत का मतलब होता है प्रेशराइज्ड, मतलब जिस पर कोई प्रेशर दिया हुआ है, वो अपनी स्वतंत्रता से कोई भी मतलब मान प्रकट नहीं कर सकता, उस पर कुछ ना कुछ फोर्स लगा हुआ है। कहता है कि दूसरा सिक्का भिन्नत है, अभिनत है, इसमें चित्त 75% बार प्रकट होता है, चित्त 75 बार आता है और पट 25% बार आता है। तीसरा सिक्का अनभिनत है, 3 सिक्के हैं, एक तो ऐसा जिसके दोनों ओर चित्त है, एक ऐसा जिसमें 75% बार चित्त आता है, एक ऐसा है जो अनभिनत है। अनभिनत से मतलब हो जाएगा कि उसे रैंडमली आप फेंके तो वो कोई भी परिणाम देगा, उस पर कोई बाउंडेशन नहीं है, कोई फोर्स नहीं है। अब इसके बाद क्या कहता है, तीनों सिक्कों में से एक सिक्के का चुनाव किया जाता है, उसे उछाला जाता है, तो यदि सिक्के पर चित्त प्रकट हो तो इस बात की क्या प्रायिकता है कि वह दोनों चित्त वाला सिक्का है, वह दोनों चित्त वाला सिक्का है, इस बात की क्या प्रायिकता है। तो E1 बराबर आप समझ गए होंगे, मैं सबसे पहले क्या मानूंगा E1 ऊपर लिखूंगा, माना दोनों चित्त वाला सिक्का, दोनों चित्त, देखो जिसकी प्रायिकता दोनों चित्त वाला सिक्का। या फिर हम ये भी लिख सकते हैं कि आपने पहले सिक्के का चुनाव किया, यहां पर लिखा ना 3 सिक्के हैं, एक सिक्के से मतलब हो जाएगा पहले सिक्के का चुनाव करना, ठीक है। तो हम ये भी लिख सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि भाई दोनों चित्त वाला सिक्का, आप लिखें पहले सिक्के का चुनाव, पहले सिक्के का चुनाव, ये लिख सकते हैं। E2 बराबर दूसरे सिक्के का चुनाव, दूसरे सिक्के का चुनाव। E3 बराबर तीसरे सिक्के का चुनाव, तीसरे सिक्के का चुनाव। अब ये क्या कहता है कि चित्त वाला, तो A बराबर सिक्के पर चित्त प्राप्त होना, सिक्के पर चित्त प्रकट होना। अब एक बात जरा ध्यान से सुनिएगा, सबसे पहला नंबर P1, फिर P2, फिर P3, फिर इसे ऐसे कर लेंगे PA/E1, फिर PA/E2, फिर PA/E3। अब बात को ध्यान से सुनिए, आपके पास 3 सिक्के हैं, अभी मैंने एक सवाल किया था थैले वाला, 2 थैले में से एक थैले का चुनाव करने की प्रायिकता क्या थी 1/2। आपके पास 3 सिक्के हैं, 3 सिक्के में से आपको कितने सिक्के लेने हैं, एक सिक्का लेना है, तो 3 में से एक का चुनाव करने की प्रायिकता क्या हो जाएगी 1/3। 3 में से जब आप एक का चुनाव करते हैं तो प्रायिकता 1/3 होगी। बहुत ईजी है, आप बात को ध्यान से सुनो, 3 में से एक का चुनाव करो 1/3, तो पहले सिक्के का चुनना 1/3, दूसरे सिक्के का चुनाव 1/3, तीसरे सिक्के का चुनाव 1/3, तो आप यहां पर क्या लिखोगे 1/3, 1/3, 1/3। अब इधर आ जाओ आप, अब इसमें क्या है कि 2 बातें एक साथ चलती हैं, एक काम हो गया है, दूसरे की प्रायिकता बतानी है। अब एक काम कौन सा हो गया है कि आपने पहले सिक्के का चुनाव कर लिया है, और प्रायिकता किसकी बतानी है, उस पर चित्त प्रकट होता है। अब आप देख रहे होंगे पहले सिक्के के दोनों ओर चित्त है, तो जब दोनों ओर चित्त है तो निश्चित घटना है कि चित्त ही आएगा, तो प्रायिकता क्या हो जाएगी 1, क्योंकि निश्चित घटना की प्रायिकता हमेशा क्या होती है 1, अनिश्चित घटना की प्रायिकता 0 होती है। A/E2, E2 का मतलब आपने दूसरे सिक्के का चुनाव किया है और चित्त प्राप्त हुआ है।
अब चित कितने परसेंट आता है? 75%। 75% को हम लिखेंगे 75/100, जिसको हम लिख सकते हैं 3/4, मतलब 25 से काट करके 3/4। अब आगे देखो, आप आगे चलते हैं। A/E3 तीसरा सिक्का है जो कि अनभिन्नत है, मतलब कोई भी परिणाम दे सकता है। फिर चित आए या पट आए, प्रायिकता क्या हो जाएगी? 1/2। वैसे चित आने की प्रायिकता 1/2 हो जाएगी। अब ये सारे मान आपको इसमें लिख देने हैं। लिखेंगे कैसे? देखो आप, P1 का मान कितना है? 1/3 इंटू, अब ऐसे करने में क्या होता है? इंटू ये आ जाएगा, बटे में 1/3 गुणा 1 प्लस 1/3 और गुणा 3/4, ये वाला आ जाएगा 3/4। फिर 1/3 गुणा कितना आ जाएगा? 1/2, ये आ जाएगा 1/2। अब एक काम कर लेते हैं, देखो थोड़ा सा इसको सरल कर लेते हैं। यहां पर लिखता हूं मैं इक्वल का निशान, ऊपर तो 1/3 ही आ जाएगा, नीचे 1/3 प्लस 3/12, अब 12 लिख लेंगे, और प्लस 1/6, ऐसे 3 से 3 नहीं काटेंगे, 1/3 बटे लघुत्तम कितना आ जाएगा? 12, ऊपर कितना आ जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा 4, यहाँ पर आ जाएगा 3, यहाँ पर आ जाएगा 2। एक बार चेक कर ले, 6 दूनी 12, 12 एकम 12 और 3 चौक 12। अब देखो 12 चला गया ऊपर और बटे में आ जाएगा 3 गुणा 4 3 7 और 2 9, 3 चौक 12, तो क्या हो गया? 4/9। एक बार आप देख ले अच्छी प्रकार से, कितना आ जाएगा? 4/9 आ जाएगा। ठीक है, अब जरा वापस चेक कर लो। 3 सिक्के दिए गए हैं और इन सिक्कों में चित आने वाले सिक्के की प्रायिकता बतानी है, इसलिए मैंने लिखा E1/A। इसको थोड़ा सरल करेंगे, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूं। इस प्रश्नावली के मैं काफी क्वेश्चन कर दूंगा। ठीक है, जो डिफिकल्ट है वो तो होंगे, 1-2 इजी वाले भी, मतलब काफी क्वेश्चन हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूं मैं। ये क्वेश्चन नंबर 6 है। छठे क्वेश्चन के अंदर क्या लिखा हुआ है तो ये बड़ा लंबा चौड़ा सवाल, पर बट इसके अंदर क्या है कि डिफिकल्ट कुछ नहीं है। आप ध्यान से पढ़ो। किसी रोग के सही निदान के लिए रक्त की जांच 99% असरदार है, ये नॉर्मल है। इसके अंदर जो प्रायिकताएं दी हुई हैं वो ही प्रायिकताएं आपको यहाँ पर यूज करनी है। जैसे यहाँ लिखा 99% यूज करना है, 0.5%, तो आपको 0.5% यूज करना है। आगे क्या लिखा हुआ है देखो, आप सवाल पढ़ दूं। किसी रोग के सही निदान के लिए रक्त की जांच 99% असरदार है जब वास्तव में रोगी उस रोग से ग्रसित होता है, किंतु 0.5% बार किसी स्वस्थ व्यक्ति की रक्त की जांच करने पर निदान गलत रिपोर्ट देता है, यानी व्यक्ति को रोग से ग्रसित बतलाता है। यदि किसी जनसंख्या में 0.1, ध्यान देंगे इस पर, यह लिखा हुआ है 0.1% व्यक्ति रोग से ग्रसित है, तो क्या प्रायिकता है कि चुना गया व्यक्ति उस रोग से ग्रसित है, उसके रक्त की जांच में यह पाया जाता है कि उसे यह रोग है। अब देखो सवाल इतना लंबा चौड़ा है कि पढ़ते पढ़ते आदमी भूल जाए कि करना क्या है। मैं आपको सीधा सीधा एक ही तरीका बताता हूं, आपको कुछ नहीं करना है। जो लास्ट वाली लाइन है उसको पढ़ने के बाद ठीक किसकी प्रायिकता बतानी, वो E1, उसी के पास क्या है? A है, और E1 से ही आप E2 का पता कर सकते हैं। कहानी खत्म भाई। यहाँ पर हम सवाल पढ़ते हैं तो बस यहाँ 2 ही बातें निकल करके आती हैं, क्या कि आदमी बीमार है और स्वस्थ है, बस 2 चीजें हैं, और निदान रिपोर्ट कैसी देता है। तो तीनों बातें हो गई। तो आपको सीधा लिखना है कि माना E1 बराबर, E1 क्या? जिसकी प्रायिकता बता रही। तो क्या प्रायिकता है कि चुना गया व्यक्ति रोग से ग्रसित है, तो व्यक्ति को रोग है, व्यक्ति रोग से ग्रसित है, रोग से ग्रसित है, ये तो हो गया E1। E2 क्या हो जाएगा? व्यक्ति रोग से ग्रसित नहीं है, ग्रसित नहीं है, ये E2 हो गया। A क्या हो जाएगा? रक्त की जांच में पाया जाता है कि उसे रोग है, रक्त की जांच असरदार है, रक्त की जांच असरदार है, असरदार लिख दो या पॉजिटिव लिख दो, बात एक ही है। अब यहां पर वही प्रायिकता P1 P2 सही है। फिर यहां पर हम क्या लिखेंगे? PA/E1 फिर PA/E2। बस आपको ये काम करना है। और देखिए बिल्कुल इजी काम है। E1 मतलब व्यक्ति रोग से ग्रस्त है। कितने आदमी रोग से ग्रस्त हैं? 0.1%। तो आप यहां पर क्या लिखोगे? 0.1%, जिसको अपन लिख सकते हैं 1/1000। 1000 क्यों? क्योंकि 0.1/100 आएगा प्रतिशत, फिर दशमलव हटाने के लिए 1/1000। E2 क्या है? रोग से ग्रस्त नहीं है,
लो चलो मैं वैसे व्यवस्थित कर देता हूँ। ये आएगा 0.1/100, दशमलव हटाओगे तो 1/1000 आ जाएगा। फिर आप निकालोगे P2, ये हो जाएगा 1 माइनस P1, क्योंकि 1 माइनस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि व्यक्ति रोग से ग्रसित नहीं है। तो 1 माइनस 1/1000, जब आप इसको सरल करेंगे तो आ जाएगा 999/1000, ऐसे करके, ठीक है। A/E1। अब आप इसको ध्यान से पढ़ो। E1 का मतलब व्यक्ति रोग से ग्रसित है, ए का मतलब रक्त की जांच असरदार है, मतलब आदमी रोग से ग्रसित भी है और रिपोर्ट ने भी सही बताया है। तो ऐसा काम क्या होता है, 99%। देखो निदान के लिए रक्त की जांच 99% असरदार है, सही है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 99%, जिसको हम लिख सकते हैं 99/100 लिख सकते हैं, ठीक है। A/E2, E2 का मतलब E2 का मतलब व्यक्ति रोग से ग्रसित नहीं है, जबकि रिपोर्ट पॉजिटिव आती है, मतलब मामला उल्टा हो गया है, गलत रिपोर्ट दी जा रही है। तो यहाँ पर देख लो 0.5%, तो यहाँ पर आ जाएगा 0.5%, मतलब 0.5/100, मतलब 5/1000, ऐसे लिख सकते हो। और वैसे भी आप खुद सोचो भाई, 0.1% तो यहाँ गया, यहाँ 1 माइनस हो गया, 99 यहाँ आ गया, 99, और तो 0.5 बचा हुआ यहाँ आ जाएगा। अब ये सारे मान आपको इसमें पुट कर देने हैं। कैसे, देखो P1 का मान क्या है, 1/1000, इंटू में करोगे A/E1, ये है 99/100, 99/100, और बटे 100 मतलब 100, फिर 1/1000 और गुणा 99/100, और प्लस करके आएगा यहाँ पर 999/1000, इंटू में आ जाएगा 5/1000। इधर भी मैं चेक कर लूं, 99% है ना, तो 99/100 आ जाएगा, इधर आ जाएगा 1000। यहाँ पर तो पहले से ही 1000 है, ठीक है। तो 1000 होने पर ऊपर क्या हो जाएगा, ये देखो आप ऐसा कर लेंगे, यहाँ पर 99 लिख देंगे, और नीचे आप जरा ध्यान से देखो, यदि मैं यहाँ पर एक जीरो बढ़ा देता हूँ, ऊपर एक जीरो बढ़ा देता हूँ, तो कैलकुलेशन थोड़ी इजी पड़ जाएगी, नीचे फिर 1000 हो जाएगा। तो ये हो गया 1000 इंटू 1000, ये हो गया। नीचे फिर ये 1000 है, तो 99 प्लस, पहले आप 5 की गुणा करोगे, 9×5 45 का 5 का हासिल के 4, और 9×5 45, 45 और 4 हो जाएंगे 49 का 9 का हासिल के 4, 9×5 45 और 4 49, और देखो बटे में ये वापस वही हो जाएगा 1000 इंटू 1000, ठीक है। वापस चेक कर लेता हूं मैं एक बारी, 5 की गुणा, 9×5 45 का 5 का हासिल के 4, 9×5 45 और 4, ये हो जाएगा 49, और 9×5 45 49। अच्छा, 1000 इंटू 1000 से 1000 इंटू 1000 कट जाएगा, ये हो जाएगा 990, बटे में कितना आ जाएगा, आप 99, 9 और 5 कितने हो जाएंगे, 14, 14 का 4 का हासिल का 18, 19 का 9 का हासिल का 1 जोड़ोगे तो यहाँ हो जाएंगे 50। तो कुल मिलाकर के 990 बटे कितना हो जाएगा, 990 बटे हो जाएगा आपका 5985। एक बार वापस चेक कर लेते हैं इसकी कैलकुलेशन को, थोड़ी सी वापस देख लेता हूं मैं एक बार, कैलकुलेशन सही लग। हाँ देखिए, अब हम इसमें ऐसा कर लेते हैं, देखो एक बार मैं वापस कैलकुलेशन चेक कर लेता हूँ। यहाँ पर 1/100 ये लिखा हुआ, 1/1000, 99/100 बिल्कुल सही, 1/1000, 99 बटे यहाँ 100 है, तो यहाँ भी 100 रहेगा, ये एक जीरो की थोड़ी सी मिस्टेक रह गई थी, ये देखिए आप 100 कर दिया, तो यहाँ पर 990 आएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा 990। और ये कैलकुलेशन तो आप खुद भी कर सकते हो, जब आप इसको जो फिर ये 1000 हो जाएंगे, यहाँ पर 990 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 1000 है, यहाँ 100 है, यहाँ 1000 है, यहाँ 100 है, तो जो ऊपर होता है वो नीचे लिखते हैं। तो मैंने पहले यहाँ पर क्या लिख दिया था, 1000 इंटू 1000 कर दिया था, जबकि यहाँ 99/100 आ जाएगा। तो जैसे इसमें 990 हुआ, ऐसे इसमें 990 जोड़ोगे तो फिर ये नहीं आएगा, फिर क्या आ जाएगा 5, यहाँ आ जाएगा 5, और 9 और 9 18 का 8 का हासिल का 1, 9 9 18 19 का 9 का हासिल का 1, ये आ जाएगा कुल मिलाकर के। और फिर आप इसको काट भी सकते हो, और आप इसको ऐसे ही छोड़ना चाहें तो ऐसे भी छोड़ सकते हैं और काट भी सकते हैं, 22/133 ऐसे करके, 22/133 आप इसको काट सकते हैं। किससे काट सकते हैं आप इसको, देख लो आप भाई, आप यहाँ पर 22 आ जाएगा जब आप इसको काटते हुए जाओगे, तो इसे आप काट लीजिए, 9 ये कट जाएगा आपका लगभग 198/1197, सीधा सीधा कटता चला जाएगा। आप इसको पूरा काट के दशमलव में भी लिख सकते हैं और डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, 22/133, ठीक है, ओके। ये क्वेश्चन नंबर है 9, क्या लिखा है,
एक बहुविकल्पीय प्रश्न का उत्तर देने में विद्यार्थी, और वैसे भी आप लोगों को पता ही है विद्यार्थी, मान लिया वैकल्पिक परीक्षा है, विद्यार्थी तो विद्यार्थी बड़े भी कोई कंपटीशन वाली परीक्षा देते हैं तो तुक्के लगाना तो हर एक की आदत है। आपने 10 क्वेश्चन सही कर दिए हैं तो 3-4 तो आप पक्का जो है तुक्के से ही करोगे। तो वही मैटर यहाँ पर लिखा हुआ है, एक बहुविकल्पीय प्रश्न का उत्तर देने में विद्यार्थी या तो प्रश्न का उत्तर जानता है या वह अनुमान लगाता है। अनुमान मतलब तुक्का लगाता है। माना कि विद्यार्थी के प्रश्न का उत्तर ज्ञात होने की प्रायिकता 3/4 है। प्रश्न का उत्तर ज्ञात होने की, उसे पता है प्रश्न का उत्तर ये है तो प्रायिकता क्या है, 3/4 है। अनुमान लगाने की प्रायिकता 1/4 है। यह मानते हुए विद्यार्थी के प्रश्न का उत्तर अनुमान लगाकर सही देने की प्रायिकता 1/4 है। तो इस बात की क्या प्रायिकता है कि विद्यार्थी प्रश्न का उत्तर जानता है, यदि यह ज्ञात है कि उसने सही उत्तर दिया है। अब आपको ज्यादा झंझट नहीं करना, अरे यार इतना लंबा चौड़ा है, सवाल लास्ट तक पढ़ते हैं तो ये भूल जाते हैं कि सवाल के अंदर करना क्या था और शुरू में क्या लिखा था। मैं इसमें ज्यादा दिमाग लगाता ही नहीं, सीधा हिसाब है। मुझे तो एक बात दिमाग में सेट कर रखी है, मुझे E1, E2 और A लिखने हैं। E1 कहां से लिखना है, जिसकी प्रायिकता ज्ञात करनी है। जरा देखो किसकी प्रायिकता ज्ञात करनी है, इस बात की क्या प्रायिकता है कि विद्यार्थी प्रश्न का उत्तर जानता है। तो बस ये E1 है, तो सीधा सीधा लिखेंगे, माना E1 बराबर विद्यार्थी प्रश्न का उत्तर जानता है, प्रश्न का उत्तर जानता है। E1 बराबर, E2 बराबर अनुमान लगाता है, अनुमान लगाता है। अब क्या बचा, A। भाई सीधा E1, E2 और A तो है। A क्या है, A उसके पास ही मिलेगा। विद्यार्थी प्रश्न का उत्तर जानता है। देखो कई बार क्या होता है, पहले लिखा होता है A, कई बार क्या होता है बाद में लिखा होता है। इसमें देखो इस बात की क्या प्रायिकता है कि विद्यार्थी प्रश्न का उत्तर जानता है, तो ये तो हो गया E1। यह ज्ञात है कि उसने सही उत्तर दिया है, तो यहां पर लिखेंगे A बराबर सही उत्तर देना, सही उत्तर देना। बहुत आसान है, आप ये मत समझो सवाल इतना बड़ा है। फिर लिखो PE1, हर बार में ऐसे ही कर रहा हूं। फिर लिखो PE2, फिर लिखो PA/E1, फिर लिखो PA/E2, सीधा सीधा हिसाब। अब देखो E1 की प्रायिकता मतलब विद्यार्थी प्रश्न का उत्तर जानता है, इस बात की क्या प्रायिकता है, साफ साफ लिखा हुआ है। विद्यार्थी प्रश्न का उत्तर जानता, अनुमान लगाता है। माना कि विद्यार्थी के प्रश्न का उत्तर ज्ञात होने की प्रायिकता 3/4 है, तो यहाँ कितना आ जाएगा, 3/4। E2 अनुमान लगाता है, अनुमान लगाने की प्रायिकता 1/4 A/E1। अब यहाँ थोड़ी सी सावधानी बरतने की आवश्यकता है, क्या कि यहाँ पर 2 प्रायिकताएं तो हमारी यूज हो चुकी हैं, लास्ट में एक प्रायिकता और बची हुई 1/4, और वो भी किसकी है, अनुमान लगाने की। उत्तर अनुमान लगाकर सही देना 1/4 है। अब मेरी बात सुनिए आप, E1 का मतलब क्या होता है, विद्यार्थी प्रश्न का उत्तर जानता है, और A का मतलब सही उत्तर देना। मतलब एक बात बताइए, जब आप प्रश्न का उत्तर जानते हैं तो सही उत्तर ही दोगे आप, तो इसको बोलते हैं अपन निश्चित घटना। तो इसकी प्रायिकता क्या होती है, 1। तो इसमें थोड़ा सा ध्यान एक ही बात का रखना, इन सवालों में कई बार ऐसा ही होता है कि वो प्रायिकता हमारे सवाल में होती नहीं है, वो हमें खुद सोचनी पड़ती है। इसमें देखो आप E2 क्या है, अनुमान लगाना। A का मतलब सही उत्तर देना, तो अनुमान लगाकर सही उत्तर देना, इसका ये मतलब हो गया, अनुमान लगाकर सही उत्तर देना। अब देखो यहाँ लिखा है अनुमान लगाने की प्रायिकता, ये तो अनुमान लगाने की प्रायिकता है, अनुमान लगाकर सही उत्तर देना, यह मानते हुए कि विद्यार्थी के प्रश्न का उत्तर अनुमान लगाकर सही देने की प्रायिकता 1/4 है, तो यहां पर आएगा 1/4। तो कुल मिलाकर के आपके पास सभी प्रायिकताएं होगी। अब आप इसको इसमें लिख दो, कैसे लिखेंगे, P1 का मान कितना है, 3/4 गुना 1/3/4 गुना 1 प्लस 1/4 गुना 1/4। अब आप इसको सरल करते हैं, 3/4 प्लस 1/16, तो 3/4/16 आ गया लघुत्तम, 4 चौक 16, 4 तिया 12 प्लस 1। तो देखो आप इसको 4 से काट देंगे, 4 चौक 16 और 4 तिया 12, तो 12/13, 12 और 1 13। तो ऐसे कुल मिलाकर के आंसर हो गया 12/13। ऐसे में आपको और भी क्वेश्चन करके बताता हूँ, आसान है, आप ये मत सोचो इतना बड़ा है। आप देखो जितना बड़ा क्वेश्चन है उससे छोटा सा तो इसका आंसर ही है, इतने कोई बड़े नहीं है। शुरुआत जो है यहीं से करो। आप ये देखो प्रायिकता किसकी बतानी, E1, E2 और A, बस ये देखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करता हूं। क्वेश्चन नंबर है आपका 12वां। माना कोई लड़की एक पासा उछालती है, यदि उसे 5 या 6 का अंक प्राप्त होता है तो वह सिक्के को 3 बार उछालती है। देखो पासा उछालती है, 5 या 6 आएगा तो सिक्के को 3 बार उछाले, कोई काम धंधा तो उसे है नहीं।
थाली बैठी हुई है, सोच रही है कि भाई चलो लॉकडाउन वैसे है, अपने काम धंधा नहीं है तो पासा उछालती है, सिक्के उछालती है, कोई दूसरा काम है नहीं। तो माना कोई लड़की एक पासा उछालती है, यदि उसे 5 या 6 का अंक प्राप्त होता है, यदि उसे, ये मैंने उसे लिख रखा है, 5 या 6 का अंक प्राप्त होता है तो वह सिक्के को 3 बार उछालती है, सिक्के को 3 बार उछालती है। सिक्के को 3 बार उछालने पर पता है परिणाम कितने आते हैं? 8 परिणाम प्राप्त होते हैं। कौन कौन से? HHH, HHT, HTH, THH, ये वाले कुल मिला के अभी लिखूंगा मैं थोड़ी देर में। तो वह चितों की संख्या नोट करती है, यदि उसे 1, 2, 3 या 4 अंक प्राप्त होता है तो वह सिक्के के 1 बार उछालती है। मतलब सिक्के को कितनी बार उछालेगी? 1 बार। यदि ये वाले अंक आएंगे तो सिक्के को 1 बार उछालेगी, 5, 6 आएंगे तो सिक्के को 3 बार उछालेगी। अच्छा, यह नोट करती है कि उस पर चित या पट प्रकट हुआ है। यदि उसे तथ्यतः 1 चित प्राप्त होता है तो उसके द्वारा उछाले गए पासे पर 1, 2, 3 या 4 प्राप्त होने की क्या प्रायिकता है? तो सीधा हिसाब है, E1 क्या है सीधा लिखेंगे यहां पर। माना E1 बराबर, लिखा ना जिसकी प्रायिकता, पासे पर 1, 2, 3, 4 प्राप्त होना। ठीक है, E2 बराबर क्या हो जाएगा? पासे पर, भाई ये प्राप्त नहीं होना तो क्या प्राप्त होना? 5, 6 प्राप्त होना। ये प्राप्त होते हैं, प्राप्त होना। और ए क्या हो जाएगा? चित प्राप्त होना, एक चित लिखा ना इस पे, उसके द्वारा तथ्यतः 1 चित प्राप्त होना, तथ्यतः 1 चित प्राप्त होना। मैं यहां लिख भी देता हूं, तथ्यतः का मतलब होता है एग्जैक्टली, फिक्स। तो तथ्यतः 1 चित प्राप्त होना, 1 चित प्राप्त होना, प्राप्त होना। अब मैं आपको एक बात बता देता हूं, PE1 क्या है। P1 देखिए, आप सब जानते हैं E1 का मतलब पासे पर 1, 2, 3, 4 अंक प्राप्त हुए हैं। अब पासे पर कितने अंक होते हैं? 6। उनमें से आपको 4 प्राप्त हुए हैं तो प्रायिकता क्या हो जाएगी? 4/6, मतलब 2/3। अब रही बात PE2 की, तो PE2 का मतलब 5 या 6 प्राप्त हुआ है, 2 अंक प्राप्त हुए हैं, प्रायिकता हो जाएगी 2/6, मतलब 1/3। अच्छा, 1 मिनट, ये कहता है कि जब पासे को वो उछालती है तो 5 या 6 का अंक प्राप्त होता है तो वह सिक्के को 3 बार उछालती है। तो मैं आपको एक बात बता देता हूं, सिक्के को 3 बार उछालने पर परिणाम आप जरा देख ले, 8 परिणाम आएंगे। कौन कौन से? ये देखो आप, ये पहला परिणाम है, दूसरा होता है HHT, तीसरा होता है HTH, THH, फिर होता है HTT, फिर होता है THT, फिर होता है TTH और फिर होता है TTT। आप इनके अंदर देख लो, एक बार चित किस किस में आया है? एक बार चित इसमें आया है, इसमें आया चित मतलब H, इसमें आया है। इन 3 कंडीशन के अंदर क्या है? एक बार चित आया है। और सिक्के को यदि आप एक बार उछालते हो तो या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। तो इसका मतलब मेरा कहने का ये है, अब यो आप प्रायिकता ज्ञात कर रहे हैं A/E1, तो A/E1 का मतलब क्या हो गया? E1 मतलब पासे पर 1, 2, 3, 4 प्राप्त हुआ है, A का मतलब एक चित आया है, तो 1, 2, 3, 4 प्राप्त होता है तो पासे को, सिक्के को कितनी बार उछालती है? 1 बार उछालती है। देखो लिखा हुआ है 1, 2, 3, 4 प्राप्त होता है तो 1 बार, 1 बार उछालने पर चित आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी? 1/2। और रही बात इसकी A/E2 की, तो इस बार सिक्के को उसने 3 बार उछाला है। देख लो, चाहे E2 का मतलब क्या हो गया? 5, 6 प्राप्त होना, और 5, 6 का अंक प्राप्त होता है तो वह सिक्के को 3 बार उछालती है। तो 3 बार देखो ये उछल गया, 3 बार उछालने पर 1 चित प्राप्त होना, लिखा ना तथ्यतः 1 चित प्राप्त होता है। तो कितनी कंडीशन में होता है? 3 कंडीशन में होता है। तो हम यहाँ पर कितना लिखेंगे? 3/8। अच्छा, /8 क्यों आया? /2 क्यों आया? 8 इसलिए क्योंकि सारी कंडीशन कितनी है? 8 है, उनमें से 3 कंडीशन में एक बार चित आया है, तो 3/8। 1/2 कैसे आया? सिक्के को कितनी बार उछाला गया है? 1 बार। 1 बार उछालने पर परिणाम कितने आएंगे? 2, हेड या टेल। चित 1 आएगा, 1 पट आएगा, तो चित कितने आए? 1। पट और चित दोनों कितने हैं? 2, मतलब H या T। भाई जब आप सिक्के को 1 बार उछालोगे या तो H आएगा या फिर T आएगा। अब H या T में से H की प्रायिकता क्या होगी? 1/2। T की प्रायिकता क्या होगी? 1/2। अब आपको सारी प्रायिकताएं पता चल गई, अब आपको कुछ नहीं करने, सारे मान यहां रख देने हैं। P1 का मान अभी हमने लिखा ही था 2/3,
और इनटू करके a अपॉन E1 कितना है 1/2 और नीचे 2/3 गुना 1/2 प्लस, अच्छा प्लस में क्या आ जाएगा P2 का मान कितना है 1/3 इंटू में करके क्या आ जाएगा a अपॉन E2 3/8। अच्छा अब इसको थोड़ा सा सरल कर लेते हैं, देखो अब ये काम कर लेते हैं। यदि मैं यहाँ 2 से 2 काट दूं, यहाँ 3 बचेगा, चलो काट ही देते हैं, फिर 2 से 2, यहाँ 2 से 2, तो यहाँ कितना हो गया 1/3 बटे, यहाँ कितना हो गया 1/3 प्लस 1/8, 3 से 3 काट दिया। अब बताओ इसमें लघुत्तम कितना आ जाएगा, लघुत्तम आ जाएगा इसमें 24, तो 1/3 बटे नीचे लघुत्तम हो गया 24, 3 से 3 अच्छे 24 और यहाँ पर आ जाएगा 3, तो ये हो गया। अब देखो 24 जाएगा ऊपर और बटे में आ जाएगा 3 गुना 11 और 3 अट्ठे 24, 8 बार, तो क्या हो जाएगा 8/11। तो आप इसको थोड़ा सा ध्यान पूर्वक सरल करेंगे तो आंसर अपने आप आ जाएगा 8/11। तो बिल्कुल इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, लास्ट का क्वेश्चन नंबर है आपका ये 13वां और ये 14वां है। क्या कहता है 52 पत्तों की एक भली भांति फेंटी गई गड्डी में से एक पत्ता खो जाता है, शेष पत्तों में से 2 पत्ते निकाले जाते हैं जो ईंट के पत्ते हैं। 2 पत्ते जो निकालने हो किसके, ईंट के। खो गए पत्ते के ईंट का पत्ता होने की क्या प्रायिकता है। तो E1 बराबर, आप सीधा सीधा लिख देंगे, माना E1 बराबर खो गया पत्ता ईंट का है, खो गया पत्ता ईंट का है, ईंट का है। E2 बराबर खो गया पत्ता ईंट का नहीं है, खो गया पत्ता ईंट का नहीं है। तो खो गया पत्ता ईंट का है, खो गया पत्ता ईंट का नहीं है। अब बचा क्या है ए मिलेगा इसके आसपास ही। ऊपर देखो प्रायिकता क्या है, आगे देखो क्या लिखा है, पत्तों में से 2 पत्ते निकाले जाते हैं जो ईंट के पत्ते हैं। तो ए बराबर क्या हो जाएगा 2 पत्ते निकाले जाते हैं जो ईंट के हैं। अब देखो आपको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले P1 का मान कैसे ज्ञात करेंगे। E1 का मतलब खो गया पत्ता ईंट का है, पत्ते कितने होते हैं टोटल 52, उसमें से ईंट के कितने होते हैं 13। अब 13 में से कोई एक खो गया है तो प्रायिकता क्या हो जाएगी 13/52। 13/52 का मतलब 13 चौका 52, 1/4। फिर नंबर आएगा Pe2, खो गया पत्ता ईंट का नहीं है तो 1 - 1/4, ये हो जाएगा 3/4। या तो आप ऐसे लिख लो, या फिर जब ईंट का नहीं है तो 13 पत्ते ईंट के निकाल दो आप, लास्ट में कितने पत्ते बच जाएंगे 39। तो 39 पत्ते क्या हैं, ये ईंट के नहीं है, तो 39/52 भी लिख सकते हैं, तो भी वही 3/4 ही आ जाएगा। तो 1 माइनस कर लो, तो P1 का मान पता चल गया, P2 का पता चल गया। अब नंबर किसका आता है A/E1। A/E1, अब देखो इसको ध्यान से समझो। E1 का मतलब खो गया पत्ता ईंट का है, A का मतलब 2 पत्ते ईंट के निकाले जाते हैं। ऐसी कंडीशन में जब आपको एक साथ 2 पत्ते निकालने हो तब हम C का प्रयोग करते हैं। C का मतलब होता है आपका, आपने एक चैप्टर पढ़ा होगा क्रमचय और संचय, ठीक है। क्रमचय में तो चलता है P और संचय में चलता है C का एक फॉर्मूला भी होता है, मैं आपको फॉर्मूला इधर लिख के दिखा देता हूं। यहाँ पर NCR इक्वल टू होता है फैक्टोरियल N अपॉन फैक्टोरियल R फैक्टोरियल N-R। ये वाला फॉर्मूला NCR वाला आपने पढ़ा ही होगा। और ये कब लागू करना है प्रायिकता के अंदर, जब आप एक साथ 2 या 2 से अधिक पत्ते निकालते हो, क्योंकि उसके अंदर आप इसको लागू कर सकते हो, जरूरी नहीं है, आप नहीं भी करोगे तो भी चल जाएगा, डायरेक्ट भी काम हो सकता है। C से करोगे थोड़ा इजी पड़ता है। कैसे पड़ता है देखो, A/E1 का मतलब है देखो अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। मतलब आपका पत्ता ईंट का खो गया है तो अब पत्ते कितने बचे हैं 12, क्योंकि 13 में से एक तो खो ही गया तो 12 बचे। अब 12 में से आपको कितने पत्ते निकालने हैं, 2 पत्ते निकालने हैं, और एक पत्ता तो खो गया है तो 52 में से कितने बच गए 51। तो 51 में से कितने पत्ते निकालने हैं आपको, 2 पत्ते निकालने हैं। मतलब कहने का ये है 12 में से 2 और 51 में से 2, ये आपका A/E1 होगा। इसलिए थोड़ा सा सवाल टफ भी हो जाता है। अब 12C2 मैं आपको यहाँ पर अलग से सरल करके दिखा देता हूँ। 12C2 को अपन क्या लिखें, फैक्टोरियल 12 बटे फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 12 माइनस 2, ये वाला फॉर्मूला फैक्टोरियल N बटे फैक्टोरियल R फैक्टोरियल N माइनस R। फैक्टोरियल 12 को लिखेंगे अपने 12 × 11 × फैक्टोरियल 10, ऐसे करके लिख देंगे। और बटे में फैक्टोरियल 2 का मान 2 होता है और 12 में से दोगे फैक्टोरियल 10, फैक्टोरियल 10 से फैक्टोरियल 10 कट जाएगा, ठीक है। क्या बचेगा
12 इंटू 11/2 बचेगा। अब जैसे आपको 51C2 का पता करना हो तो मैं आपको यहाँ पर 51C2 भी करके दिखा देता हूँ। 51C2 क्या लिखेंगे अपन, 51 फैक्टोरियल 51/2 फैक्टोरियल 51 माइनस 2। 51 को हम लिखेंगे 51 इंटू 50 इंटू फैक्टोरियल 49 और बटे में 2 इंटू फैक्टोरियल 49। तो 49 से 49 कट जाएंगे, क्या बचेगा 51 इंटू 50/2। अब देखो आप 51C2 का मान तो ये है और 12C2 का मान ये है, दोनों को जब आप आपसे भाग दोगे तो 2 से 2 कट जाएगा। मेरी बात समझ लेना। अब मैं यहाँ डायरेक्ट लिख रहा हूं 12 इंटू 11 बटे में 51 इंटू 50। अब हम इसको थोड़ा सा सरल करते हैं। सरल कैसे करते हैं, जैसे मैं इसको 3 से काट दूं, 3 चौक 12 हो गया, 3 से इसको काट दो आप, 3 से काटोगे तो कितना आ जाएगा 3 एकम 3 और 3 सत्ते 21 17 आ जाएगा। फिर 2 से काट दो आप, इसको यहाँ 2 आ जाएगा, इससे आ जाएगा 25। फिर 2 से 11 काटोगे आप 22 हो जाएगा, 11 दूनी 22 और 17 से आप 25 में गुणा करोगे तो आ जाएगा 425 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा 425। तो ऐसे कुल मिलाकर के A/E1 का मान 22/425 है। ऐसे ही आप फिर चलोगे PA/E2। A/E2 का मतलब जो खो गया पत्ता ईंट का नहीं है, परंतु आपने जो 2 पत्ते निकाले वो ईंट के हैं। तो यहां पर आप क्या लिखोगे 13C2। पहले क्या लिखा था 12C2, अब क्या लिख रहे हो 13C2। क्यों, क्योंकि ईंट का पत्ता नहीं खोया है, कोई दूसरा पत्ता खोया है। समझ गए, नीचे तो 51 ही आएगा 51C2 और ये A का मतलब है आप 2 पत्ते जो निकाल रहे हैं वो ईंट के ही हैं। तो 13C2 का मतलब 13 गुणा 12। जैसे हमने 12 को क्या लिखा था 12 इंटू 11, ऐसे 51 को तो अपन वही लिखेंगे 51 गुणा 50। फिर वही 2 से काट दो तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2 से काटने पर 3 से काटने पर यहाँ 4 आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा 17 और यहाँ आ जाएगा, फिर 2 से काट देंगे 2 और यहाँ आ जाएगा 25, फिर 13 दूनी 26, तो ये जाएगा 26/425। तो कुल मिलाकर के ये वाली कंडीशन बन जाएगी। अब मैं नीचे से इसको थोड़ा सा मिटा देता हूं, ये मैंने आपको समझा ही दिया। अब आपको सारे के सारे मान यहाँ पर रख देने हैं, इसका आंसर आ जाएगा। कैसे देखो आप, मैं अभी आपके सामने मान रख के दिखाता हूं। P1 का मान कितना है 1/4 इंटू A/E1 का मान कितना है 22/425 बटे 1/4 इंटू 22/425 प्लस फिर यहाँ पर क्या लिखा है P2 3/4 इंटू A/E2 ये कितना हो गया 26/425। अब आप ध्यान से देखोगे तो सबके बटे में 4 इंटू 425 है सब में, तो ये समझ लो कट गए। तो यहाँ क्या बचेगा 22 और नीचे क्या आ जाएगा 22 प्लस 3 इसकी गुणा कर देंगे 6 × 18 का 8 कहां से 3 6 और 1 7। तो अब आप इसको जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 22/8 और 2 10 10 की 0, ये हो जाएंगे 100। अब आप इसको ऐसा करो 2 से काट दो तो 2 से काटने पर यहाँ कितना आ जाएगा 11 और यहाँ कितना आ जाएगा 50। तो आंसर हो जाएगा 11/50। अब आगे चलते हैं, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन कर देता हूं। इसमें तो सिर्फ मैं आपको टेक्निक बताऊंगा E1 E2 क्योंकि ये बड़ा इजी है, इसमें इतना कोई झंझट नहीं है। ठीक है, अभी आपको मैं इसको मिटा देता हूं, आप इसको एक बार देख लें, इसका आपको ध्यान पड़ जाएगा। ठीक, अब मैं इसको मिटा देता हूं, यहां से इसको हटा देते हैं। बस E1 E2 वो तो सेम टू सेम ही रहेगा, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ये देखो आप, अब जरा चेक करो क्या लिखा है। एक थैले में 3 लाल 7 काली गेंदें हैं, एक एक करके बिना प्रतिस्थापन का मतलब निकालने के बाद वापस नहीं रखना है कि 2 गेंदों का यादृच्छा चयन किया जाता है। यदि द्वितीय चयनित गेंद लाल प्राप्त होती है तो क्या प्रायिकता है कि प्रथम चयनित गेंद भी लाल है। आप दिमाग की मत लगाओ सवाल में, सीधा सीधा लास्ट में देखो क्या लिखा हुआ है। प्रायिकता है कि प्रथम चयनित गेंद लाल है, तो E1 बराबर प्रथम चयनित गेंद लाल है, प्रथम चयनित गेंद लाल है। E2 बराबर द्वितीय चयनित गेंद लाल है, द्वितीय चयनित गेंद लाल है। एक मैं बात आपको बता दूं, यहां पर 2 थैले नहीं है, थैला तो एक ही है और उस एक थैले के अंदर ही 3 लाल और 7 काली गेंदें हैं। एक एक करके बिना प्रतिस्थापन के 2 गेंदों का यादृच्छा चयन किया जाता है। तो 2 गेंदें निकालनी है आपको। आपने जैसे एक मिनट, प्रथम चयनित गेंद लाल है, E2 बराबर आएगा प्रथम चयनित गेंद, प्रथम ही आएगा इसमें भी, प्रथम चयनित गेंद काली है,
इसी के साथ में चलता है E1 E2। ए क्या हो जाएगा, देखो ए इसके ऊपर लिखा होता है, यदि द्वितीय चयनित गेंद लाल प्राप्त होती है तो ए बराबर आ जाएगा द्वितीय चयनित गेंद लाल है, द्वितीय चयनित गेंद लाल है, चयनित गेंद लाल है। तो बस E1 का मान, E2 का मान और ए का मान लो, फटाफट आंसर आएगा। देखो ये पहले वाला थोड़ा डिफिकल्ट था, ये 13वें नंबर का, 14वां बिल्कुल इजी है। P1 प्रथम चयनित गेंद लाल है। आप एक बात बताओ, थैले में कितनी लाल गेंदें हैं? 3, 7 काली, टोटल 10। तो हम यहां पर ऐसे भी लिख देंगे कि लाल गेंदों की संख्या, लाल गेंदों की संख्या इज इक्वल टू कितनी हो जाएगी? 3, और काली गेंदों की संख्या, काली गेंदों की संख्या इज इक्वल टू कितनी हो जाएगी? 7। एक मिनट में चेंज कर लूं मेरा, ये हो जाएगी 7। तो टोटल कितनी हो जाएंगी? TOTL 3 + 7 मतलब 10। तो टोटल 10 हो गए। P1 का मतलब पहली गेंद, आपने थैले में से गेंद निकाल ली तो लाल है, तो कितना आंसर हो जाएगा? 3/10। अब रही बात P2 की, भाई 3/10 हो गया। अब पहली चयनित गेंद काली भी आ सकती है, तो कितना आ जाएगा? 7/10। अब नंबर आता है PA/E1 की। अब देखो A/E1, मेरी बात सुनना ध्यान से आप। E1 का मतलब आपने पहली गेंद लाल निकाल ली है, निकाल ली, और चूंकि निकालने के बाद उसको वापस नहीं रखना है बिना प्रतिस्थापन के। अब बताओ गेंद कितनी बच गई? लाल गेंद बच गई 2, तो 2 बच गई, तो हम यहां पर क्या लिखेंगे? 2/10 नहीं लिखेंगे, 9 लिखेंगे। क्यों? क्योंकि गेंद जो हमने निकाली है वो वापस नहीं रखना है। फिर ऐसे लिखेंगे PA/E2। A/E2 कितना हो जाएगा? तो हमने क्या किया भाई, पहली गेंद कौन सी निकाली है? काली गेंद निकाल ली, लाल गेंद नहीं निकाली है, लाल पूरी 3 की 3 ही रखी हुई है। तो यहां पर आ जाएगा 3/9। ध्यान दे, ये नहीं कि भाई आप ही सोचो सर ऐसे कैसे कर रहे हो आप। भाई देखो 3/10, 7/10। जब आप पहले नंबर पर लाल गेंद निकालते हैं तो 3/10, यदि लाल नहीं आती है, काली आती है, तो 7/10। तो ये तो हो गया पहली वाली कंडीशन, जब आप पहली बार में गेंद निकालते हैं। दूसरी बार में निकालते हैं तो पहली गेंद निकलने के बाद दूसरी लाल है, 2/9। पहली भी लाल हो गई, E1 का मतलब पहली भी लाल, दूसरी भी लाल। अच्छा, E1 का मतलब तो हो गया पहली लाल, A का मतलब दूसरी लाल, तो 2/9। E2 का मतलब पहली तो काली, दूसरी लाल, तो 3/9, क्योंकि एक गेंद तो कम हो ही गई। अब ये सारे मान आपको यहां रखने हैं, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब मैंने आपको बेस प्रमेय के लगभग सारे के सारे नियम बता दिए हैं। अब नेक्स्ट का आप प्रश्नावली पढ़ेंगे यादृच्छिक चर। ठीक है, यादृच्छिक चर वाले और प्रायिकता बंटन। अब मैं आपको वो टॉपिक पढ़ाऊंगा इससे आगे नेक्स्ट में। ठीक, ओके बाय।